न थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी हैं। न थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी हैं। मैंने देखे हैं कहीं दौर और अब भी सफर जारी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रथम वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से भारत में प्रवेश करती हैं। दूसरे वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती हैं और अपना व्यापार स्थापित करती हैं और अपनी फैक्ट्रियां और कोठियां स्थापित करती हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप से आई 6 कंपनियों में से बची हुई 4 कंपनियों के बारे में, क्योंकि हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में आई हुई यूरोपीय कंपनियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 6 थी। तो 6 कंपनियां भारत में प्रवेश कर जाती हैं। उनमें से हमने पहले वीडियो में कवर किया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 1498 ईस्वी में भारत में आई थी। उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में आती हैं। तो ये 2 कंपनियां भारत में आकर स्थापित हो चुकी, लेकिन यूरोप से आई हुई 6 कंपनियों में से 4 कंपनियां और बच गई थी। तो आज हम इन चारों कंपनियों का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए लक्ष्य एकेडमी आष्टा के साथ में। यूरोप से आई हुई 6 कंपनियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत में पुर्तगालियों के पश्चात कौन से लोग भारत में आए थे, तो वो आए थे डच, या डचों की तरफ से आए थे। तो डचों का आगमन हुआ, और डच जो हैं उसे पहले क्या बोलते थे? या डच ही हॉलैंड था और उसे ही वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। तो इसका नाम 2 बार परिवर्तित हुआ। पहले ये डच कहलाता था, फिर हॉलैंड कहलाता है, या डच को ही हॉलैंड कहते थे, और वही आगे चलकर नीदरलैंड बना जो वर्तमान में है। तो देखिए दोस्तों, नीदरलैंड के निवासी या नीदरलैंड का एक व्यक्ति 1596 ईस्वी को कार्नेलियस डी हाउटमैन या कार्नेलिया डी हाउटमैन के नाम से जाना जाता है। वही व्यक्ति केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, यहीं से पुर्तगाली नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, और यहीं पर सबसे पहले आता है डचों की तरफ से। उस व्यक्ति का नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। तो कार्नेलिस डी हाउटमैन भी भारत में आ जाता है। केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा द्वीप पहुंचता है। और सुमात्रा द्वीप दोस्तों कहां पर है? तो सुमात्रा द्वीप पड़ता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो सुमात्रा द्वीप कौन सा व्यक्ति पहुंचा? हाउटमैन। यही प्रथम डच नागरिक था जो डचों की तरफ से भारत में आ चुका था। इसलिए माना जाता है कि डच पहले आए थे ब्रिटिश नागरिकों से पहले, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो स्थापित होती है दोस्तों 1600 ईस्वी में। देखिए, अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 वर्ष के बाद में भारत में स्थापित होती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1602 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में बन चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिएगा, भारत में आकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी 2 फैक्ट्रियों को स्थापित करता है प्रारंभ में। तो वह कहां करेगा? पहली कंपनी इनकी होगी या पहली फैक्ट्री होगी 1605 ईस्वी में, और वो होगी पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर क्या पड़ेगा दोस्तों? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित हुई थी, लेकिन उसी स्थान पर अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी बना लेती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब बनाती है? तो 1605 ईस्वी में। उसी के 5 साल के बाद में 1610 ईस्वी में पुलिकट में एक स्थान है पुलिकट, वहां पर डचों की एक फैक्ट्री स्थापित होगी। और ये फैक्ट्री इसलिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों क्योंकि डचों ने यहां पर अपने स्वर्ण सिक्के ढाले
और जो स्वर्ण सिक्के डचों ने ढाले उन्हें नाम दिया पेगोडा। तो पेगोडा नाम से प्रसिद्ध हुए ये सिक्के जो किसने ढाले थे, डचों ने ढाले थे। और किस स्थान पर ढाले थे, तो वो पुलिकट में ढाले थे या वहां की फैक्ट्री में ढाले थे। तो देखिएगा दोस्तों, स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी कर दिए थे और उनका नाम था पेगोडा। अब अगर बात करें कि डच कंपनी जो है ये क्या योगदान करती है भारत में आकर, या ये क्या करती है यहाँ पर, तो डच कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों ये भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने का अगर कार्य किसी ने किया तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इससे पहले नियमित रूप से दैनिक वेतन भोगी किसी भी कंपनी ने नहीं रखे थे। तो पहली बार किसने रखे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगर हम बात करें जब डच भारत में स्थापित थे उस समय यहां पर पुर्तगाली नागरिक या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित थी और उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित थी। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो कंपनी थी दोस्तों वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को भारत में पूर्णता और लंबे समय तक स्थापित करने के लिए या अपनी शक्तियों को और यहां पर मजबूत करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी कंपनियों से या यहाँ के राजाओं से युद्ध करने लगेगी या यहाँ पर अपनी सत्ता को पूर्णता स्थापित करने के लिए यहाँ पर युद्ध लड़ेगी। तो देखिएगा दोस्तों, एक तरफ थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच के नागरिक, इनके विरुद्ध अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जिसे हम कहते हैं वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है 1759 ईस्वी में। और कौन कौन लड़ेंगे, तो डच के नागरिक या डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से परास्त किया और यहां पर डच हार गए और ये रहे विजय। इसलिए ये कंपनी बच जाती है और इनका हो जाता है पतन। कहने का अर्थ यह है कि इनकी कोठियों और इनकी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका अंतिम रूप से क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों आई थी 1602 ईस्वी में, जो कब तक रहती है, 1759 ईस्वी तक। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी और 1616 ईस्वी में भारत में ये स्थापित होती हैं, लेकिन उसी समय अपनी फैक्ट्री नहीं खोलती है। इसकी प्रथम फैक्ट्री खुलती है दोस्तों 1620 ईस्वी में। और कौन सी कंपनी की खुलेगी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खुलेगी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से खुलेगी। और कब खुलेगी, तो ये खुलेगी दोस्तों 1620 ईस्वी में। और कहां खुलेगी, तो ये खुलेगी त्रावणकोर नामक स्थान पर। तो त्रावणकोर नामक स्थान पर एक फैक्ट्री खुली या एक कोठी खुली और कहां के लोगों ने खोली, तो वो खोली थी डेनिश के। तो देखिएगा दोस्तों, दूसरी इनकी जो कोठी खुलती है वो खुलती है बंगाल के सेरामपुर नामक स्थान पर। और सेरामपुर नामक स्थान दोस्तों कहां पड़ेगा, तो ये पड़ेगा बंगाल में। यहां पर इनकी जो कंपनी खुलेगी वो खुलेगी 1676 ईस्वी में। तो इनकी दो कोठियां या दो कंपनियां या दो फैक्ट्रियां खुल चुकी थी। एक खुली थी त्रावणकोर फैक्ट्री और एक खुली थी सेरामपुर फैक्ट्री। और किनकी खुली थी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन कंपनियों को खोलने के पश्चात इस कंपनी को लगा कि हम यहां पर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकेंगे, अंग्रेज लोग हमें यहां पर रहने नहीं देंगे या हमारी कंपनियों को जबरदस्ती हड़प लेंगे या लूट लेंगे या हम पर आक्रमण कर देंगे। इस डर से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1745 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देती है। किनको बेचती हैं दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी को। किसने बेची, तो ये कंपनी बेची थी दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस प्रकार से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों आती है 1616 ईस्वी में, लेकिन कब तक रहेगी, तो ये रहेगी 1745 ईस्वी तक। तो यहां भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ने विजय पाई और यहां भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मजबूत कंपनी बनकर निखर कर आई। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बाद जो कंपनी आती हैं वो आती हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? तो ये थी फ्रांस की। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है दोस्तों, ये होती है 1664 ईस्वी में। और 1664 ईस्वी में किस व्यक्ति के प्रयासों से या किस व्यक्ति के समय कंपनी स्थापित हुई थी? तो फ्रांस के उस समय सम्राट थे जिनका नाम था लुई 14वें। लुई 14वें नामक एक व्यक्ति ने प्रयास किया और उसके आगे एक व्यक्ति ने और प्रयास किया जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट नामक व्यक्ति ने प्रयास किया भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होती है और कब होगी? तो ये कंपनी होगी दोस्तों 1664 ईस्वी में। तो 1664 ईस्वी में भारत में जो प्रवेश कर जाती है कंपनी, उस कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी भी 2 कोठियां प्रसिद्ध थी दोस्तों। तो देखिए, 2 कोठियां या 2 फैक्ट्रियां इन्होंने भी खोली। पहली खोली 1668 ईस्वी में, जो कहां पर थी? सूरत। सूरत दोस्तों ब्रिटिश कालीन क्षेत्र में या ब्रिटिश लोगों के समय ही काफी प्रसिद्ध शहर रहा है, जो गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र में आज तक भी प्रसिद्ध है। तो सूरत में इनकी प्रथम कोठी खुली और दूसरी कोठी खुलती है 1669 ईस्वी में। ये खुलेगी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम भी काफी बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था, यहां पर भी कंपनियां खुल रही थी। तो यहां पर भी इनकी 2 कंपनियां खुल चुकी थी। लेकिन दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है कि फ्रांस के लोगों ने या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो वर्तमान में कहा जाता है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसकी स्थापना की थी किन लोगों ने? फ्रांस के लोगों ने या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पुदुचेरी या पांडुचेरी में ही अपना मुख्यालय भी बनाती है। लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे ही ये कंपनी यहां पर स्थापित होती है, कुछ समय तक रहती है, उसके बाद इस कंपनी पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रमण कर देती है या युद्ध लड़ लेती है। तो एक तरफ होते हैं अंग्रेज और एक तरफ होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। युद्ध कब होगा? 1760 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम क्या है? तो उस युद्ध का नाम है दोस्तों वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है? ये होता है 1760 ईस्वी में। और किन 2 कंपनियों के बीच? तो एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन कंपनियों के युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर देती है और ये कंपनी होती है विजय। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभुत्व को भारत में जमाया, यूरोप से आने वाली कंपनियों को भी युद्ध में हराया और भारत की उस समय की परिस्थितियों को देखकर, यहाँ के सामाजिक भेदभावों को देखकर, यहाँ की धार्मिक लड़ाइयों को देखकर, यहाँ के राजाओं की रणनीतियों को समझकर यहाँ पर स्थापित होने का प्रयास करेंगी। तो अभी तक दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल और केवल व्यापार कर रही थी। अब इन कंपनियों पर अपना शासन स्थापित करने के पश्चात वहां भारत में शासन स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी। तो देखिए, अभी जो कंपनियां थी 6, उनमें से 3 कंपनियों को उन्होंने इस प्रकार से हराया। एक का पतन किया वेदरा के युद्ध में, दूसरी का पतन किया वांडीवास के युद्ध में और एक कंपनी से तो इन्होंने सारे कारखाने खरीद लिए थे। अब बच जाएगी जो कंपनी है वो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ये व्यापार करने आती है और इसका मुख्य जो व्यापार था वो था कपड़ा। इन कंपनियों को भी भारत में नहीं चलने देते और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ समय ही भारत में रहती है, जो 1731 ईस्वी में आई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 कंपनियों को युद्ध में और 2 कंपनियों से फैक्ट्रियां खरीद ली। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर रह जाती है और
उसके साथ में होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों ही कंपनी भारत की आजादी तक भारत में बनी रहती हैं और ये वाली जो कंपनियां हैं ये भारत से चली जाती हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों अपना शिकंजा भारत में कस लेती हैं और भारत को अपना गुलाम बना लेती हैं, जो 1947 तक भारत में अपना शासन करती हैं और 1947 में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। किस कंपनी से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी। तो बने रहिए दोस्तों लक्ष्य एकेडमी आस्था के साथ में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद सभी को।